हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निधि यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मैं प्रैक्टिस करती हूं नारनौल हरियाणा में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक्ने वल्गैरिस, या कॉमन लैंग्वेज में हम बोले तो पिंपल्स या कील मुहासे है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से होते हैं, क्या रीज़न है इसके होने का, और अगर ये हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्ने कोई एक सिर्फ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्सर ये टीन एज ग्रुप में होती है। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें ये इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ती है कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाता है। कईयों में ये इतना सिवियर होता है कि उनको डिप्रेशन और इवन सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। इसीलिए हम आज ये टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्ने के क्या फैक्टर्स होते हैं, जो ये कुछ लोगों की तो स्किन में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो मोस्टली 3 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन एक्ने पैथोजेनेसिस। फर्स्टली, सीबम प्रोडक्शन। सीबम क्या होता है? ऑयल। हमारी स्किन और हमारे हेयर को ऑयल चाहिए होता है लुब्रिकेशन के लिए। इसीलिए जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स हैं या फिर ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ऑयल रिलीज करती है। पर जब ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, आपको पता ही है कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो वो डैमेज करेगी ही, नुकसान करेगी ही। इसी तरह अगर ये सीबम या ऑयल ओवर प्रोड्यूस होने लगता है तो ये एक्ने का एक पॉजिटिव फैक्टर होने लगता है। सेकंड फैक्टर होता है जो फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन प्रोसेस है। केराटिनाइजेशन मीन्स कि जो हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर तक का जो प्रोसेस चलता है उसको केराटिनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब इस प्रोसेस में कोई डिफेक्ट होता है तो वो इसको एक्ने को के लीशंस बनने में हेल्प करती है, जिसको हम कोमिडोन फॉर्मेशन बोलते हैं, जो हम आगे समझेंगे क्या है। थर्ड फैक्टर होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस, एक बैक्टीरिया होता है और उसकी ग्रोथ सेबेशियस ग्लैंड में होने लगती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है और एक्ने की लीजन और ज़्यादा सीवियर होने लगती है। फर्स्टली तो पहले ये आप समझिए कि जो एक्ने है ये पाइलोसेबेशियस यूनिट का डिसऑर्डर है। पाइलोसेबेशियस यूनिट मीन्स कि जो हेयर शाफ्ट है, हेयर फॉलिकल है और जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड है उनको कलेक्टिवली पाइलोसेबेशियस यूनिट बोलते हैं। और इन दोनों चीज़ों के ही कॉम्बिनेशन में जब चीज़ें होने लगती हैं तो वो एक्ने की लीजन स्टार्ट करने लगती है। तो चलिए अब हम जानते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बट साइंटिफिकली एक्ने लीजन्स कैसे बनते हैं। इस फोटो में आप एक पाइलोसेबेशियस यूनिट देख पा रहे हैं। पाइलोसेबेशियस यूनिट में एक सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है और हेयर शाफ्ट है। अब इस फोटो में हम प्रोसेस ऑफ एक्ने फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप है अर्ली कोमिडो बनना। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं ये जो येलो कलर की ग्लैंड है ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये हमारा सीबम प्रोड्यूस कर रहा है। उसी के साथ जो इनफंडिबुलर पोर्शन है, इनफंडिबुलर पोर्शन क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग से लेकर जो स्किन सरफेस तक का जो जितना स्किन का लेयर है उसको इनफंडिबुलम पार्ट बोलते हैं। और इसी पार्ट में क्या होता है, जो ये स्किन के सेल्स है जो डक्ट के जो उस एरिया के अंदर लाइनिंग कर रहे हैं, केराटिनोसाइट्स, स्किन के सेल्स को केराटिनोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये जैसे डेड सेल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इस कैविटी में। ऑयल और डेड सेल थ्रू पोर के हमारी स्किन सरफेस में निकल आता है। बट एक्ने फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो स्किन के सेल्स जो कैविटी में आ रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है। कोहेसिवनेस मीन्स कि ये आपस में बाइंड होके रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑरिफिस है, जो हमारी ये ओपनिंग है, जो पोर है, उसकी ओपनिंग क्लोज होने लगती है। इसको ये कोहेसिव केराटिनोसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, आप इस फोटो में देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का स्वेलिंग आने लग रहा है। सिबेशियस ग्लैंड भी अपना सीबम ऑयल बनाने लग रही है, ऊपर से ओपनिंग क्लोज होती जा रही है। तो जितना भी सीबम बन रहा है, जितने भी डेड केराटिनोसाइट्स हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये इकट्ठे होने से, पोर बंद होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। एनारोबिक मीन्स कि जहाँ पे ऑक्सीजन अब नहीं है। अब ये जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस नाम का बैक्टीरिया होता है ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। मीन्स कि इसे अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तभी ये ग्रो कर सकता है। तो सेबेशियस ग्लैंड में डीपली ये
थोड़ा बहुत होता है, बट जब इस तरह का उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने लगता है तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने लगता है। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें प्यूनिबैक्टीरियम एक्निस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग गई है, तो इसलिए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चालू होने लग गई है। स्किन सरफेस पे आपको स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी विजिबल होगी, क्योंकि थोड़े बहुत इन्फ्लामेटरी सेल्स भी जैसे ल्यूकोसाइट्स भी हमारे आने लग गए हैं। अब ये लास्ट स्टेज होती है नोड्यूल या सिस्ट बनने की। इस स्टेज में क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड का सीबम बन रहा है, अंदर इन्फ्लामेशन प्रोसेस चल रहा है, डेड केराटिनोसाइट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है और इस प्रेशर की वजह से ये रप्चर हो जाता है लोब्यूल। इस रप्चर होने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्टेज का, बिकॉज इस स्टेज के जितने भी लीशंस होंगे वो सारे ही स्कार छोड़ के जाएंगे। इसीलिए अगर नोड्यूल सिस्ट अगर बन रहा है तो थोड़ा सा प्रोग्नोसिस एक्ने का ख़राब रहता है। इवन अगर आप स्टेज 2 या स्टेज 3 पे भी कई लोग बहुत प्रेशर दे दे के निकालने लगते हैं पस को या कीलो को, तो उनसे क्या होगा, जितना भी ये इन्फ्लामेशन प्रोसेस है अपर लेयर ऑफ डर्मिस की जगह ये डीपर लेयर ऑफ डर्मिस में जाने लगेगा। और जो भी प्रोसेस अगर डीप डर्मिस में जाने लगता है तो वो हमेशा ही स्कार छोड़ के जाएगा। इसीलिए कभी भी एक्ने लेशंस को आप प्रिक ना करें या उनको प्रेशर कभी नहीं दें। अब हमने ये तो जान लिया कि एक्ने लीशंस कैसे बनते हैं, पर होते क्यों हैं, कॉजेज़ क्या है, तो वो हम जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज फर्स्ट है इसका जेनेटिक। मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स को हिस्ट्री है एक्ने की लीशंस होने की तो आपको भी चांसेस हैं कि एक्ने आपको भी होंगे। सेकेंड फैक्टर होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। कई डिजीजेस होती हैं, कई डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें रेकरेंट आपको एक्ने होंगी। उसके अलावा प्रेगनेंसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज की वजह से एक्ने लीशंस होते हैं। या फिर एंड्रोजन्स जो होते हैं, बेसिकली पहले माना जाता था कि एंड्रोजन्स की वजह से ही एक्ने होते हैं, बट एंड्रोजन के रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट है ही सीबेशियस ग्लैंड में, जिसकी वजह से ये ओवर प्रोड्यूस करती है सीबम। इसी के अलावा एंड्रोजन्स के अलावा भी एक हार्मोन होती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और लेटेस्ट स्टडी से पता चला है कि एक्ने का ऑनसेट और उनकी सिवियरिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है इसी हार्मोन से। देन थर्ड फैक्टर इज मेडिकेशन। अगर आप किसी भी तरह के ड्रग्स ले रहे हैं जैसे लिथियम हुआ या स्टेरॉइड्स हुई या फिर कोई भी एंटी कन्वर्सन ड्रग्स आप ले रहे हैं, विटामिन B12 सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो भी एक्ने लीशंस को इनिशिएट करता है। उसके अलावा कईयों में प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर होता है, उसमें भी हार्मोन चेंजेस की वजह से जो पाइलोसेबेशियस यूनिट होती है उसमें स्वेलिंग होती है। उस स्वेलिंग की वजह से वही कोमिडोन फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। उसके अलावा है फ्रिक्शनल कॉजेज़ या मैकेनिकल कॉजेज़। मीन्स कि अगर स्किन पे कहीं पे भी रिपीटेडली ट्रॉमा हो रहा है जैसे हेयर बैंड से या शोल्डर पैड से, तो उधर क्या होता है कि मैकेनिकली फॉलिकल में डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से कोमिडोन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि कॉज कर सकता है एक्ने वो है डाइट। अगर हम डाइट में इस तरह की कुछ चीज़ें खा रहे हैं जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, लाइक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट से भी क्या होगा, एक्ने की लीशंस आने लगते हैं। इनसे क्या होता है कि जो हमारी फॉलिक्यूलर एपिडर्मल लेयर है वो हाइपर प्रोलिफरेशन करने लगती है। मीन्स की जो केराटिनाइजेशन प्रोसेस में जो डिफेक्ट चल रहा था वो फिर से होने लगेगा, है ना। इसलिए हमें डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अलावा आजकल बहुत कॉमन है, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स हम ऐड में देखते हैं, वो ही अप्लाई करने लगते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन में हमें ये समझना है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं वो सारे ही प्रोडक्ट्स आपको एक्ने लीशंस बढ़ाने में काम करेंगे। इसीलिए एक्ने प्रोन स्किन के हर चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जो भी आप यूज़ करना चाहिए वो हमेशा आप चेक कर लें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑयल फ्री लिखा है कि नहीं, नॉन कोमेडोजेनिक लिखा है कि नहीं, और कोशिश करें कि हर प्रोडक्ट आप जेल बेस्ड यूज़ करें। फ्रीक्वेंट अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे या ब्रशेज़, आपकी स्पॉन्जेस जो मेकअप अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, वरना वो भी एक फैक्टर है रेकरेंट एक्ने होने का। अब हमने PCOS की बात की थी, तो PCOS के केस में क्या होता है कि ये एक्ने रेकरेंट रहेंगे, स्पेशली जॉ लाइन पे ही होंगे, साथ में हेयर लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। तो इन केसेस में आपको एक अपना लाइफस्टाइल
मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगी और ये रेकरेंट एक्ने सही रहेंगे। तो अब चलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में। एक्ने वैसे तो यूजुअली क्लिनिकली होता है, बट जो लेट ऑनसेट एक्ने होते हैं उनमें जनरली हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखा गया है। तो उन केसेस में हमें हो सकता है कि कुछ हार्मोन्स टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सके। ट्रीटमेंट में बेसिकली अगर स्टेजेस फर्स्ट सेकंड मींस कि माइल्ड एक्ने ही है, सिर्फ कोमिडोन्स और सम पैप्यूल्स ही हैं, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट रहते हैं। बट अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, मींस कि टेंडर लीजन है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, देन हमें ओरल एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। उसके साथ ही कुछ आइसोट्रेटिनॉइड या रेटिनॉइड्स नाम के ड्रग्स होते हैं, वो लेने पड़ते हैं। पर ये मेडिसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन से ये आप खुद से कभी ना लें। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं जो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही स्टार्ट की जा सकती है। टॉपिकल ट्रीटमेंट में टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिलिक एसिड, रेटिनॉइड्स लाइक ट्रेटिन और अडैप्लिन, और टॉपिकल मिनोसाइक्लिन, नेडिफ्लॉक्सासिन, डैप्सोन, इस तरह के कुछ मेडिसिन हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।